Hello बच्चों, in this video we are going to learn understanding marginalization. बच्चों, we have learned about Adivasis and stereotyping. Now we will start आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, आदिवासी और उनका विकास. As you have already read in your history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India. जैसा कि आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं कि वन या फॉरेस्ट पुराने साम्राज्यों के विकास में या जो सेटल्ड सिविलाइजेशंस थीं, स्थापित सभ्यताएं थीं, उनके विकास में वनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. क्यों? क्योंकि मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, most medicinal herbs and animal products like wax, lac and honey, and animals themselves like elephants all came from the forest. जैसा कि आपने पढ़ा बच्चों कि सभी तरह के या कई प्रकार के मेटल ओर्स जैसे आयरन ओर, कॉपर और गोल्ड, सिल्वर, ये मिनरल्स और कोल एंड डायमंड्स, ये सारी चीज़ें वनों से मिलती हैं. इसके अलावा टिम्बर, लकड़ी, अनेक तरह के मेडिसिनल हर्ब्स, औषधीय पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ, और एनिमल प्रोडक्ट्स में वैक्स और लाख जिसे आप कहते हैं, लैक, हनी, और एनिमल अपने आप में कई तरह के जैसे एलिफेंट्स, ये सब वनों से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण संसाधन हैं. तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजाओं की सेना में एलिफेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है. तो ये कहाँ से आते थे? वनों से. और तमाम तरह के जो आप मेटल्स के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में भी आपने सुना, ये सब के सब वनों से आते थे. और इन वस्तुओं का एक तरह से स्थापित सभ्यताएं समय समय पर जो थीं, वहाँ इनकी आवश्यकता होती थी. राजाओं के परिवार में भी, राज परिवार में या राजा के शासन में उनके सैनिकों के लिए ये वनों से मिलने वाली तमाम चीज़ें यूज़ में आती थीं. तो एक तरह से ये वन से मिलने वाली चीज़ें वनवासियों द्वारा ही प्राप्त होती थीं. इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हेवियली ऑन फॉरेस्ट. जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइफ वन उत्पादों से या वनों से मिलने वाली वस्तुओं पर काफ़ी कुछ डिपेंड तो थी ही, और वन नदियों को दैट हेल्प रिचार्ज मेनी ऑफ इंडियाज रिवर्स, वनों के कारण ही भारत की अनेक नदियाँ रिचार्ज होती थीं. वनों से किस तरह से नदियाँ रिचार्ज होती हैं बच्चों, ये आप जानते होंगे. वर्षा होती है वनों के कारण ही, और वर्षा जल फिर नदियों में आता है. तो इस तरह से ये और वो वनों से एक तरह से पेड़ पौधे की वजह से नदियों का जल भी एक तरह से प्रदूषित होने से बचता है, बल्कि वो सटिल और साफ हो जाता है. तो इस तरह से वनों का कई तरीके से हमारे वायु को शुद्ध करते हैं वन. तो इस तरह से वनों का हमारे जीवन में, सभ्यताओं में बड़ा ही योगदान रहा है, जैसा कि आप जानते हैं.
forests are covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of the 19th century. बच्चों, फॉरेस्ट या वन जो होते हैं ये हमारे देश में करीब 19th सेंचुरी तक भारत के एक बड़े हिस्से को कवर किए हुए थे, और आदिवासी इन वनों में रहने वाले, उन्हें इन वनों के बारे में एक डीप नॉलेज होता था। कौन से वन कहाँ हैं, किस तरह के पेड़ पौधे कहाँ मिलते हैं, और इन वनों तक, गहन वनों तक एक्सेस, उनकी पहुँच होती थी, एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट्स एट लीस्ट टिल द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक उनका एक तरह से कंट्रोल भी होता था वन के तमाम हिस्सों पर। वनवासियों का, मैं आदिवासियों का वनवासी भी कह रही हूँ बच्चों, तो वन में रहने वाले इन आदिवासियों का काफ़ी हद तक उनका वनों में नियंत्रण होता था। तो एक तरह से उनको आदिवासी ही वे लोग थे जिनको कि वनों के बारे में जानकारी होती थी, वनों तक पहुंचना, वन की वस्तुओं को पहचानना, उन्हें ले आना, और एक तरह से उनका नियंत्रण होता था। वन उन्हीं के एक तरह से वन और वनवासी एक दूसरे के पर्याय थे। दिस meant that they were not ruled by large states and empires। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े स्टेट और बड़े बड़े जो एम्पायर्स थे उनके द्वारा ये वनवासी शासित नहीं होते थे। इंस्टीड ऑफ एन एम्पायर्स हेवीली डिपेंडेंट, बल्कि आप कह सकते हैं कि एम्पायर्स एक बड़ी मात्रा में या बड़े तौर पर इन आदिवासियों और या वनवासियों और वन उत्पादों पर डिपेंडेंट थे। क्यों? क्योंकि आदिवासी फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट से मिलने वाले वन उत्पादों पर इनका पूरी तरह से एक तरह से क्रूशियल एक्सेस इनका था, वहाँ पर ये इनकी पहुँच थी, और वहाँ से चीज़ों को इकट्ठा पहचानना और इकट्ठा करना, ये सब कुछ ही जानते थे। दिस इज रेडिकली कॉन्ट्रेरी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे, और आज हमारी आदिवासियों के बारे में जो इमेज है उसके ये बिल्कुल विपरीत है जो अभी आपने पढ़ा। आज के दिनों में हम देखें तो आदिवासी बहुत कुछ वो मार्जिनल सिचुएशन में हैं, उनका बहुत महत्व नहीं है, वनों से वो हट चुके हैं और पावरलेस कम्युनिटीज़ के तौर पे वे जाने जा रहे हैं। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, कॉलोनियल वर्ल्ड मतलब जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था पूरे विश्व में, कह सकते हैं, दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदरर्स, ज़्यादातर वे हंटर और गैदरर्स एंड नोमैड्स एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो वे जो है एक हंटर गैदरर्स की तरह से होते थे और नोमैड्स भी होते थे, भ्रमण करते रहते थे एक वन से दूसरे वन में या वनों के विभिन्न हिस्सों में। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बच्चों आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, स्थान बदल बदल कर कृषि करने को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहते हैं। दोनों को एक हिस्से को जलाकर उस पर वे अपनी आवश्यकता अनुसार खेती करते थे कुछ दिनों तक, फिर वो जब वहाँ की फर्टैलिटी, उपजाऊ शक्ति खत्म होती थी तो फिर उस जगह को छोड़ देते थे, वन वहाँ फिर निकल आते थे और ये दूसरी जगह खेती करते थे। तो इस तरह से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये वनवासी करते थे। एंड आल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस, कभी कभी वो एक जगह पर भी खेती करते थे। ऑल्दो दीज रिमेन फॉर द पास्ट 2 years
आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड बच्चों, although these remain for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic change. ये पिछले 200 सालों के से ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक चेंजेज या आर्थिक परिवर्तन जो अभी आए हैं उनके चलते आदिवासियों को फोर्स किया गया है कि वो वनों को छोड़ करके दूसरे काम करें और वनों को खाली कर दें। इकोनॉमिक चेंजेज लाने के लिए फॉरेस्ट पॉलिसी जिस तरह की बनाई गई, पॉलिटिकल फोर्स अप्लाई किया गया और स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ने भी आदिवासियों को माइग्रेट करने के लिए, वनों से उन्हें हटाने के लिए दूसरी जगहों पर उन्हें काम पर भेजा जाने लगा। आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत स्थानों पर, जैसे असम में चाय की खेती होती है, तो ऐसे प्लांटेशन फार्मों पर इन्हें काम करने के लिए एज वर्कर भेजा जाने लगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते, या जो नई फॉरेस्ट पॉलिसीज आई जिनमें कि आदिवासियों को हटा देना और पॉलिटिकली भी उन्हें फोर्स किया गया कि वे दूसरे कामों पर जाएं और वनों में रहना, वनों से चीज़ों को इकट्ठा करना, ये काम वो बंद कर दें। वन खाली करेंगे तो वहाँ माइनिंग होगी और वहाँ से टिम्बर्स लिए जाएंगे, तो इस तरह से इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाएंगी। तो इस तरह से इन्हें कभी प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर दूसरी जगहों पर भेजा गया और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भेज दिया गया, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, और डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे भी इन्हें जहाँ तहाँ जाना पड़ा या भेजा गया। इस तरह से जो आदिवासीज थे या वनवासी थे, इन्हें वनों को से डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पर भेजा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इनकी जो लाइवलीहुड या लिविंग स्टाइल थी, ये सारा कुछ चेंज हो गया, जो कि आदिवासियों को पसंद नहीं था। लेकिन बदलते समय के साथ बहुत सारी चीज़ें जो बदली, ये पिछले 200 सालों में इनके जीवन में खासा परिवर्तन हुआ, जिससे कि इनका जो पुरानी जो जीवन प्रणाली थी, लिविंग स्टाइल थी, वो समाप्त हो गई। For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. अब अगर इतिहास उठा के हम देखें तो ये पहला अवसर है पिछले 200 सालों के बीच में, जबकि इनका वनों पर डायरेक्ट कोई एक्सेस नहीं रहा या फॉरेस्ट टेरिटरीज में इनका कोई अधिकार नहीं रहा। तो जो आप साइड में देख रहे हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनके आंसर आप पार्ट से मैं समझती हूँ आप कर लेंगे। व्हाट मेटल्स आर इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया? तो आप जैसा कि जानते हैं आयरन और कॉपर, ये बहुत टिम्बर, ये चीज़ें जो है, टिम्बर तो मेटल नहीं हुआ, लेकिन आयरन, कॉपर जैसी चीज़ें आप जानते हैं कि एल्युमिनियम, ये जो है आज की हमारे मॉडर्न लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे ये मेटल्स हमारे इंडस्ट्रीज़ में भी यूज किए जाते हैं और हाउस होल्ड में भी इनका यूज होता है। और ये कहाँ से आते हैं? वेयर डू दे कम फ्राम? तो ये भी आप जानते हैं कि ये बहुत सारे जो मेटल्स हैं, ये प्लेटूज, स्पेशली हमारे देश में छोटा नागपुर प्लेटूज, जिसमें कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा ये आता है। तो यहाँ से ये दोनों तीनों मेटल्स पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम स्पेशली। और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर कि आदिवासी पॉपुलेशन रहता था। और इन मेटल्स को ही माइन करने के लिए आदिवासियों को
इन क्षेत्रों से, या जहाँ वे हमेशा हमेशा से रहते आए थे वहाँ से उन्हें डिस्प्लेस किया गया। और बच्चों एक और भी चीज़ है, आप इसको भी देख लीजिए। 5 प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़ एट होम दैट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो बहुत कई चीज़ों का नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया, ये फॉरेस्ट से आती हैं और हमारे घरों में इनका यूज होता है। जैसे वुड है, हर्ब्स लकड़ी, हर्ब्स विभिन्न तरह के ये पेड़ पौधे लताएं जो औषधीय वनस्पतियों के तौर पे जाने जाते हैं। कभी कभी ये सौंदर्य प्रसाधन में भी यूज होते हैं, इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। वैक्स और हनी आप जानते हैं। टिम्बर का भी आज के जीवन में बहुत ही उपयोग है, घर मकान बनाने से लेकर इंडस्ट्रीज, रेलवे पुल वगैरह में। गम, लैक एट्सेट्रा, ये चीज़ें जो हम घरों में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज होता है। और ये कहाँ से मिलती हैं? वनों से। एक चीज़ और है बच्चों, ये आप देख रहे हैं ब्लू बॉक्स में ये दिए हुए हैं, बाई होम वेयर द फॉलोइंग डिमांड्स बीइंग मेड ऑन फॉरेस्ट लैंड। ये जैसे टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड रेलवेज। टिम्बर कहाँ से हमें मिलेगा? वनों से। पेड़ों की बड़ी बड़ी जो सीधी मजबूत लकड़ियाँ होती हैं उन्हें हम टिम्बर कहते हैं, जो कि कहाँ यूज होती हैं? टिम्बर कंस्ट्रक्शन फॉर हाउसेस, घर बनाने के लिए। रेलवेज की पटरी में यूज होती हैं। तो इन्हें कौन चाह रहा था? इन्हें बिल्डर्स को इनकी ज़रूरत थी, तभी तो वे हाउसेस बनाएंगे या रेलवेज की पटरियाँ बनती हैं, उसमें रेलवेज में टिम्बर्स का बहुत यूज होता है। और फॉरेस्ट लैंड फॉर माइनिंग, ये कौन चाहेंगे? तो इसको माइनर्स चाहते थे कि फॉरेस्ट लैंड मिल जाए माइनिंग करने के लिए। और फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो ये जो बड़े बड़े किसान थे, बिग फार्मर्स, उन्हें चाहिए थे फॉरेस्ट लैंड एग्रीकल्चर के लिए। और कभी कभी गवर्नमेंट ने भी कुछ फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व किया वाइल्ड लाइफ पार्क के तौर पे, जिससे कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी सेफ रहें और साथ में साइंटिस्ट वहाँ पर स्टडी के लिए जा सके। तो बच्चे आगे हम देखते हैं। आपने देखा कि और नीचे आप देखिए पर्पल बॉक्स में एक आदिवासियों के तकलीफ के बारे में एक पोयम दी गई है, जिसे हम पढ़ते हैं। From the 1830s onwards, Adivasis from Jharkhand and adjoining area moved in very large numbers to various plantations in India and the world, like Mauritius, the Caribbean, and even Australia. 1830s और उसके बाद से आदिवासी लोग प्रायः झारखंड एरिया से, जहाँ पर कि संथाली भाषा बोलने वाले आदिवासी रहते हैं, और एडजॉइनिंग एरिया से अगल बगल के, जैसे मैंने बताया आपको, छोटा नागपुर का पठार जिसको कहते हैं, नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटूस, जिसमें कि आपका ओडिशा का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा इत्यादि भी आ जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे आदिवासी बड़े बड़े प्लांटेशंस, जहाँ पर कि एक तरह से पौधों का रोपण किया जाता है, जैसे चाय बागान या गन्ना उत्पादन के लिए, यहाँ से आदिवासियों को ले जाया गया। मॉरिशस का नाम आपने सुना होगा, कैरेबियन आइलैंड्स हैं, वहाँ ले जाया गया। इवन ऑस्ट्रेलिया तक आदिवासियों को झारखंड और जान लीजिए छत्तीसगढ़ के आसपास के, जो ओडिशा के आसपास के जो आदिवासी थे, उन्हें ले जाया गया। इंडियाज़ टी इंडस्ट्री became possible with their labor in Assam. भारत में भी 1830s के बाद से, उस समय आप जानते हैं ब्रिटिश शासन था और असम में चाय के बागान लगाए गए। वहाँ पर ये छोटे नागपुर के जो आदिवासी थे,
इन्हें ले जाया गया और उन्हीं की लेबर से, उन्हीं के परिश्रम से आसाम के चाय बागान डेवलप किए गए। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, टार्चर, हार्ट ब्रेक एंड डेथ। ये आदिवासी जो मैंने बताया कि झारखंड और आसपास के एरिया के जो आदिवासी थे, वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए जिन्हें ले जाया गया, चाहे वो हमारे ही देश असम में और चाहे मॉरिशस और कैरेबियन आइलैंड के देशों में और ऑस्ट्रेलिया तक, इनकी कहानी, इनके माइग्रेशन की कहानी, इनके प्रवास की कहानी बहुत ही हार्डशिप, कठिनाई से भरी हुई है। एक्सट्रीम हार्डशिप मतलब बहुत ही कठिनाई से, बड़े ही तकलीफ से, इनको बहुत तकलीफ हुआ जब ये गए तो टॉर्चर किया गया इन्हें जाने के लिए। इनके परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए, हार्ट ब्रेक, इतना इनके मन को तकलीफ हुआ, इनके परिवार बिछड़ गए और एक तरह से हार्ट ब्रेक का इनका मन टूट गया और यहाँ तक कि बहुत से आदिवासियों का डेथ भी हो गया इस आवागमन में। फॉर एग्जाम्पल, इन द 19th century alone 5 lakh आदिवासीज had perished। 19th century तक लगभग इन द 19th century alone 5 लाख आदिवासी, बच्चों 5 लाख आदिवासी पेरिस्ट, एक तरह से मर गए, नष्ट हो गए। और इन आने जाने में, इन दीज माइग्रेशंस, माइग्रेशन मतलब यहाँ से उठ करके जो दूसरी जगह उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया। वो प्रवास पर गए दूसरी जगह काम करने के लिए, काम पाने के लालच में, कुछ मजबूरी में गए होंगे, कुछ लालच में गए होंगे, कोई ज़बरदस्ती गए होंगे। द सॉन्ग बिलो कैप्चर्स द होप्स ऑफ द माइग्रेंट्स एंड द रियलिटी दे फेस्ड इन असम। असम में जाकर के जो उन्हें तकलीफ़ें हुई, उन तकलीफ़ों के बारे में, वास्तविकता के बारे में, उनकी भावनाओं को देखते हुए किसी कवि ने एक छोटी सी पोएम लिखी है, कविता लिखी है। इसे मैं पढ़ती हूँ। वे आदिवासी अपने बच्चों से कहते हैं, कम मिनी लेट्स गो टू असम। अपनी बच्ची को शायद वो बुलाते हैं, कहते हैं कि चलो हम लोग आसाम चलते हैं। आवर कंट्री हैज़ सो मच सफरिंग। हमारे देश में हमें अब बहुत तकलीफ हो गई है। जो ये कविता यह बताती है कि शायद वो काम पाने के लिए आसाम अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर गए होंगे कि हमारे देश में तो हमारी सफरिंग, हमारी तकलीफ़ें बहुत हो गई हैं और अब हम आसाम चलते हैं काम पाने के लिए। द कंट्री ऑफ आसाम, वे कहते हैं, वो समझते थे कि आसाम एक अलग कंट्री है। ओ मिनी हैज़ टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी। समझते हैं कि आसाम जब चलेंगे तो वहाँ की जो टी गार्डन्स हैं, चाय बागान हैं, वे फुल ऑफ ग्रीनरी, वो हरियाली से भरे हुए हमें मिलेंगे। शायद उन्हें चाय बागान की हरियाली अपने देश की हरियाली की याद दिलाएगी। लेकिन फिर वो कहते हैं, यहाँ पर चीज़ें ब्रेक करके आपको थोड़ा सा बताएगी। इस आशा, इस होप के साथ वे असम के बागानों में काम करने के लिए गए थे। लेकिन फिर वे कहते हैं कि उनकी आशा वहाँ जाकर के पूरी नहीं हुई। सरदार सेज वर्क, उनके जो सरदार होते हैं वे क्या कहते थे, वर्क, काम करो, काम करो। द बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग देम इन। और बाबू लोग क्या कहते हैं, जो सरदारों से भी बड़े लोग होंगे या लिखने पढ़ने वाले लोगों को लोग बाबू कहते थे, तो कैच एंड ब्रिंग देम इन। उन्हें अगर कोई आदिवासी भागने की कोशिश करता है तो उन्हें पकड़ो और उन्हें अंदर ले आओ। द साहिब सेज आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक। और ये साहिब कौन थे, जो बागानों के मालिक या अफसरान रहे होंगे। उन्हें वो कहते हैं कि
साहब क्या कहता है, सुना होगा जब आदिवासियों ने कि आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगा जब काम नहीं करोगे। फिर वो कहते हैं, उनकी भाषा में कवि ने कहा है, आदिवासियों की भाषा की बात को कवि कहता है कि हे जदुराम, यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू आसाम। वो समझते हैं, वो अपने शायद किसी क्या कहेंगे गॉड से कह रहे हैं कि हे जदुराम, यू डिसीव्ड अस, आपने मुझे, हम लोगों को, हम आदिवासियों को तो धोखा दे दिया। बाय सेंडिंग अस टू आसाम, आसाम भेजकर तो हमें जदुराम तुमने धोखा दे दिया। तो इस तरह से बच्चों आदिवासियों की ये पीड़ा है जब वो माइग्रेट होकर के अपने जगह से, अपने वनों को छोड़ करके दूसरी जगहों काम की तलाश पर गए। कुछ आदिवासियों को मैंने जैसा कि बताया आपको कि वो स्वयं काम की तलाश में गए, कुछ आदिवासियों को ज़बरदस्ती ले जाया गया इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, या प्लांटेशन एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, हाउस होल्ड में काम करने के लिए। तो उनका जीवन जो ख़त्म हुआ, इससे वे बहुत ही पीड़ित हुए, बहुत दुखी हुए। Forest lands have been cleared for timber and to get land for agriculture and industry। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि टिम्बर पाने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर दिया गया, और इसीलिए वहाँ के रहने वाले, वहाँ मूल निवासियों को, आदिवासियों को वहाँ से हटा दिया गया। आदिवासीज हैव आल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो समझ रहे होंगे बच्चे, वनों में जहाँ वे रहते थे वहाँ मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज तमाम पाए जाते थे, इसी वजह से उन्हें हटाया गया। These are taken over for mining and other large industrial projects। जब कई प्रोजेक्ट चलाए गए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चलाए गए और माइनिंग के लिए या इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, पावरफुल forces have often colluded to take over tribal land। तो कई एक पावरफुल फोर्सेस ने, चाहे गवर्नमेंट ने, चाहे अभी आपने जैसे पढ़ा कि प्राइवेट फोर्स ने, उन्हें ट्राइबल लैंड को खाली कराने के लिए अपने अपने सबने बल प्रयोग किए। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। ज़्यादातर समय में तो इनसे वनों को खाली कराने, फोर्सफुली इनसे वन खाली कराए गए और बिना सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट किए हुए। इन्हें हटाने से पहले, वनवासियों को हटाने से पहले जो प्रोसीजर्स कंप्लीट किए जाने चाहिए थे, फॉलो किए जाने चाहिए थे, वो नहीं किए और ज़बरदस्ती इन्हें अपनी जगहों से हटा दिया गया। According to official figures, more than 50% of persons displaced due to mines and mining projects। बहुत सारे 50% से भी ज़्यादा आदिवासियों को डिस्प्लेस कर दिया गया माइनिंग प्रोजेक्ट्स के चलते। And the recent survey report by organizations working among Adivasis shows that 79% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals। 79% लोग जो डिस्प्लेस किए गए वो और कहाँ से डिस्प्लेस किए गए? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, ये सब के सब ट्राइबल्स थे। ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ देयर लैंड्स हैव आल्सो गॉन अंडर द वाटर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम्स। इनके ज़्यादातर जो लैंड्स थे आदिवासियों के, वो भी खाली कराए गए क्योंकि वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ डैम्स, बांध बनाए गए। बांध आप जानते हैं, जलाशय बनाना, बांध बनाना, उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, पानी को नहरों में ले जाना, तो ये डैम्स के बारे में आप जानते हैं।
दैट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी देश में खेतों की सिंचाई करने के लिए, कृषि के विकास के लिए हंड्रेड्स ऑफ डैम्स बनाए गए और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूरी थी। और जानते हैं आप कि डैम्स से ये सारा ही काम होता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को अपने क्षेत्र को छोड़कर हटना पड़ा, ज़्यादातर उसमें आदिवासी थे। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। मिलिट्री आप जानते हैं, मिलिट्रीराइज्ड मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया थे वहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिश की गई नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर की देखभाल करने के लिए। तो और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंडस्ट्रीज़ के भी सेफ्टी के लिए तो मिलिट्री इस्टेब्लिश कर दी गई, जिसकी वजह से उधर के भी लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। इंडिया हैज़ 104 नेशनल पार्क बनाए गए। जैसा कि आपने देखा कि कुछ वन्य क्षेत्र को नेशनल पार्क के तौर पर भी इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पर कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई। बच्चों, आपने ज्योग्राफी में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए और वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी के लिए वहाँ पर न केवल जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सबकी सुरक्षा के लिए कुछ वन्य क्षेत्र हैं। आप यूनिट देख लीजिए। 104 नेशनल पार्क्स हैं और कितना एरिया कवर होता है तो 40,501 स्क्वायर किलोमीटर में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने वन भाग में है, और हमारे देश में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं और जो कि 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बच्चों कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य, मतलब वह एरिया जहाँ पर वन्य जीव अभय होकर के अपने प्राकृतिक रूप से जीवन बिताएं। और नेशनल पार्क्स जहाँ पर कि राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहते हैं, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु गवर्नमेंट के देखभाल में रहते हैं, उनके लिए उस तरह का पर्यावरण उपलब्ध कराया जाता है। These are areas where tribals originally lived but were evicted। ये वही एरिया थी जहाँ पर कि जितनी एरिया का आपने स्क्वायर किलोमीटर में आपने देखा, ये सब के सब वनवासियों या आदिवासियों के रहने की जगह थी। लेकिन when they continue to stay in these forests, they are termed an encroachers। और बाद में जब उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया तो वे इन लोगों को इनक्रोच करने वाला मतलब जो ज़बरदस्ती जा कर के अगर कोई रहता है तो उसको, अगर यहाँ पर कोई जाए ज़बरदस्ती रहे तो उसको क्या कहेंगे, एनक्रोचर्स कहेंगे। लेकिन पहले यही एरिया जो आदिवासियों की रहने की एरिया थी। तो वही बात हो गई कि घर तो उन्हीं का था, लेकिन उनको अपने घर से बेदखल कर दिया गया और बाद में फिर अपने ही घर में उनको एनक्रोचर कहा जाने लगा, ज़बरदस्ती जा करके रहने वाला, दखलंदाजी करके रहने वाला। Losing their lands and access to the forest means that tribals lost their main sources of livelihood and food। जैसे जो आप जानते हैं आखिर उसका क्या परिणाम हुआ कि अपने लैंड्स को, अपनी ज़मीन, वहाँ पर अपनी पहुँच, सब कुछ खोने के बाद और अपनी लाइवलीहुड, अपना भोजन, ये सब कुछ ये ट्राइबल्स लोगों ने खो दिया। Having gradually lost access to their traditional homelands, अपना जो ट्रेडिशनल होमलैंड था उसको भी वहाँ भी उनका एक्सेस ख़त्म हो गया। Many आदिवासीज have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries। और जब ये शहरों में अपने काम की तलाश में गए भी तो बहुत ही
कम वेजेस पर इन्हें काम करने के लिए शहरों में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रखा गया। और फिर क्या हुआ उनके साथ? Thus they get caught in a cycle of poverty and deprivation। इस तरह से वे गरीबी और अनेक प्रकार की हानि, डेप्रिवेशन मतलब हानि के एक साइकिल में, चक्र में फंस गए। हमेशा हमेशा के लिए एक गरीबी का चक्र उनके ऊपर सवार हो गया और या गरीबी के चक्र में वह फंस गए और हमेशा उन्हें कोई लाभ का कार्य नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वे हानि की स्थिति में, डेप्रिवेशन में भी फंस गए। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line। बच्चों, ये डाटा हमारे यहाँ कलेक्ट किया गया है। 45% ट्राइबल ग्रुप्स रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके में, और 35% अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन भी आपने पढ़ा होगा, मतलब गरीबी रेखा से नीचे। इतना जितनी आबादी हैं इनकी, उसमें 45% लोग, अगर इनकी पूरी आबादी को 100 मान लेते हैं तो उसमें 100 पर 45 ट्राइबल ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब अपने आवश्यकता की वस्तुएं वे नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। और इसी तरह से आउट ऑफ 135 ट्राइबल शहरी इलाके में अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। वे अपने आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। दिस लीड्स टू डेप्रिवेशन इन अदर एरियाज। अब इस तरह से ये जो इन्हें नुकसान हो रहा है, इस नुकसान का प्रभाव इनके जीवन के और भी हिस्सों में पड़ता है। जैसे मेनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड। बहुत से ट्राइबल के बच्चे माल नरिश्ड हैं, कुपोषण के शिकार हैं। लिटरेसी रेट्स एमंग ट्राइबल्स आर आल्सो वेरी लो। और फिर जब खाने को और या कह लो कि कुपोषण की स्थिति बन जाएगी किसी परिवार में, पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे, फिर पढ़ाई कहाँ से होगी? फिर लिटरेसी रेट भी इनकी बहुत लो रहेगी। तो इनकी लिटरेसी रेट भी साक्षरता का, लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता का जो रेट है वो भी बहुत नीचे है। When Adivasis are displaced from their lands, they lose much more than a source of income. They lose their traditions, customs, a way of living and being. जब वो अपनी जगह से हटा दिए गए, डिस्प्लेस कर दिए गए अपनी जगहों से, तो उन्हें सोर्स ऑफ इनकम उनका समाप्त हो गया, उनके ट्रेडिशन और कस्टम्स ख़त्म हो गए, और इस तरह से उनका रहन सहन, वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग भी ख़त्म हो गया। अब उनको अपने अंदर बहुत सारा ज़बरदस्त क्या कहेंगे, उनकी अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने रहन सहन में, अपने तौर तरीके में परिवर्तन करना पड़ा। दे टुक ओवर फार्मिंग लैंड, दे लेफ्ट सम हाउसेज, दे टुक द क्रिमेशन ग्राउंड्स, टेम्पल, वेल एंड पॉन्ड। आदिवासी कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे या बिल्डर्स थे, या कभी कभी गवर्नमेंट ने भी उनकी फार्मिंग लैंड को ले लिया, जहाँ वे खेती करते थे, उनके घरों को ले लिया, जहाँ पर वे क्रिमेशन ग्राउंड उनका हुआ करता था, शायद अपने शवदाह करते थे, उनके टेम्पल, उनके कुएं, तालाब, सब कुछ लोगों ने छीन लिया। तो वे कहते हैं कि who was displaced due to a refinery project in Odisha। उड़ीसा में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट लाया गया था जिसके चलते उन्हें हटा दिया गया था। गोविंदा मारन ये कहते हैं
कि हाउ विल वी सर्वाइव, हमारा सब कुछ छीन लिया गया तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। हु वॉज डिस्प्लेस्ड, ये गोविंदा मारन डिस्प्लेस हो गए थे ड्यू टू ए रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन ओडिशा। ओडिशा में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट आई थी तो जिसके चलते वो आदिवासी वहाँ के ट्राइबल्स को, आदिवासियों को हटा दिया गया था, डिस्प्लेस कर दिया गया था। तो वो कहते हैं कि रिफाइनरी लाने के लिए हमारे हाउस, हमारे क्रेमेशन ग्राउंड, हमारे टेम्पल, वेल, पार्ट सब कुछ हमसे ले लिया गया, कैसे हम सर्वाइव करेंगे। तो जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने आदिवासियों के पर डेवलपमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। जो डेवलपमेंट 200 सालों पहले शुरू हुआ था अंग्रेज़ों के आने के बाद से लेके 1830s के बाद से कह सकते हैं, तब से लेकर के इवन हमारी आज़ादी मिलने तक जो ट्राइबल पीपल के लाइफ में चेंजेज आए हमारे डेवलपमेंट के चलते या पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए, इनके जीवन में जो भी परिवर्तन आए उन परिवर्तनों का असर इन पर ये पड़ा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि किस तरीके से इन्हें कई तरह से हानि हुई, अपनी जीवन शैली ख़त्म हो गई, इनका रहन सहन ख़त्म हो गया, रीति रिवाज इनके ख़त्म हो गए और इनका रोज़गार ख़त्म हो गया। इस तरह से पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, बच्चे माल नरिश्ड होने लगे, लिटरेसी रेट भी नहीं इनकी हो पाई। और इस तरह से अब आगे हम बच्चों देखेंगे कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट था वो बहुत ही पेनफुल और वायलेंट था, बहुत ही तकलीफ देह था और बहुत ही वायलेंट था। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने इनके लिए, इनके जीवन में सुधार लाने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए क्या कार्य किए, किस तरह से इन्हें रिजर्वेशन दिया गया और कैसे इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, लिटरेट करने के लिए, इन्हें सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इसे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। और अब एक चीज़ और रह जाती है बच्चों, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।